தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை. क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन और आज के इस अवार्ड समारोह में और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भारत सरकार के सूचना प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा शेखर जी और आईएमसी की हमारी अध्यक्ष डीजी अनुपमा भटनागर जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंथिल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव शंकर जी, उपस्थित सभी डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आईएमसी के सभी अधिकारी कर्मचारी और यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से आए हुए सभी महानुभाव, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं सभी कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के विजेताओं को अपनी ओर से और डिपार्टमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका एक बहुत बड़ा योगदान प्रचार प्रसार में भी है और जैसा कहा गया कि लगभग 96 वर्ष पूर्व रेडियो की शुरुआत भारत में हुई और देखते देखते आकाशवाणी के नाम से पूरे देश भर में, और मैं कहूंगा देश के कोने कोने में, आकाशवाणी को सुनने के करोड़ों ऐसे श्रोता हो गए जिनके दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक, खाना बनाने से लेकर दफ्तर जाने तक, उनके लिए रेडियो का एक बहुत बड़ा महत्व है। घर की गृहिणी हो तो खाना बनाते समय, आप कार में या किसी और साधन से जा रहे हैं तो आपका रेडियो तब चलता है। सुबह के समय भजन कीर्तन से लेकर शाम को अपनी थकावट मिटाने के लिए, मधुर संगीत सुनने के लिए आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे रेडियो चैनल्स आए, लेकिन सही मायने में देखना जाए तो जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं और जन आंदोलन लाने की बात करते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन भागीदारी से जन आंदोलन लाना है, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और ये उदाहरण इसलिए मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। केवल ये अवार्ड लेकर चले जाएं उससे काम नहीं चलता है। इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया है, माइंड ट्री से आपने शुरू करते हुए सुना, तो कैसे एक माँ बाप के स्वभाव में क्या बदलाव आना चाहिए बच्चों की उम्र के साथ साथ, इन्होंने उस पर काम किया और वैज्ञानिक ढंग से किया गया। फिर बच्चों लिखें तो ऐसे बच्चे भी हुए जिन्होंने किताबें लिखी भी और आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध भी हैं। कुपोषण के करोड़ों बच्चे शिकार हैं। मुझे आज भी याद है 2012-13 में जब मैं दूसरी बार का सांसद, हमने कुछ सांसदों ने मिलकर एक छोटा सा यूनिट बनाया, कम्युनिटी बनाई, आप कह लीजिए कम्युनिटी के रूप में। हमने इस पे अध्ययन करना शुरू किया कि मैल न्यूट्रिशन की समस्या से कैसे निजात पाया जाए। काला हांडी से लेके बिहार के कुछ जिलों से लेके देश के अन्य राज्यों तक हम लोगों ने प्रवास भी किया। हम अलग अलग दलों के लोग थे, सुप्रिया सूले जी, सचिन पायलट जी, शाहनवाज हुसैन जी, मैं, ऐसे कुछ हम लोग, कलिकेश देव जी, इस हम अलग अलग राज्यों से आते थे। हालांकि मेरे अपने राज्य में कुपोषण की उतनी समस्या नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन
जिस तरह के अनुभव यहाँ पर शेयर किए गए और एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पोषण अभियान को लेकर अपनी जागरूकता फैलाता है, तो अपने आप में दिखता है कि कितनी सोच इन सब के पीछे है, क्या क्या करना चाहते हैं और किस तरह से जागरूकता फैलाकर हमारे वर्तमान और भविष्य के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करके उनको स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बस्ती में जिस तरह से कृषि के लिए कहा गया और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहले बहुत सारी समस्याएं थी और जिस तरह से इस रेडियो स्टेशन का उपयोग देखने को मिला। नासिक से महाराष्ट्र से बताया गया कि किस तरह से कोविड के समय जब पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया था, स्कूलों में स्कूल नहीं चलते थे, घरों में लॉकडाउन में बंद थे, एक और भारत सरकार ने मोदी जी के निर्देश पर 12 चैनल्स शुरू किए बहुत कम समय में और पहली से 12वीं कक्षा की क्लासेस उसमें लगती थी। लेकिन हो सकता है किसी गरीब के घर में टीवी भी ना हो, तो वहां पर नासिक वालों ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से लोगों तक क्लासेस शुरू करके शिक्षा का प्रसार किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बिहार की तो बात ही अलग सुनने को मिली। और ये प्रैक्टिकल अनुभव मैं इसलिए सुनना चाहता था कि आपको क्या मुश्किलें आती और उन मुश्किलों से निकलकर भी आपके पास आकाशवाणी की तरह कोई इतना बड़ा स्टाफ नहीं है 15,000 लोगों का कि आप लोग इंजीनियर भी रखेंगे, फिर आपके पास स्पेशलिस्ट भी होंगे। आप अपने बलबूते पर, जहां पर सरकार का कोई फंड आपको नहीं मिलता, लेकिन जनून है कि देश के लिए समाज के लिए अपना योगदान देना है और आप लोग एक नहीं कई सालों से डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बिहार की परिस्थितियों के बारे में और आपने जिस तरह से केंद्र की और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केरल के वायनाड में भी ट्राइबल्स के लिए बहुत काम करने का कार्य किया है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ने। अगर मैं एक के बाद दूसरे का अनुभव लिखूंगा तो शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो अवार्ड्स हैं ये आपका प्रोत्साहन के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का महत्व क्या है ये वो भी बताता है। क्यों आपको यहां पे बुलाया गया है? क्योंकि आप देश के कोने कोने में देश के लोगों तक उनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और समस्याओं को सही लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं और स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने के लिए भी आपके अनेक अभियान चल रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यही नहीं, अगर संख्या की बात की जाए तो जैसे बताया गया कि मात्र 140 142 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हमारे 2014 में थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये 140-42 से बढ़कर 448 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इसकी कितनी मांग बढ़ रही है, कैसे लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कदम भारत सरकार ने उठाए, मैं जब मंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हर जिले में होना चाहिए। और सबसे लंबे समय तक किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने मन की बात के माध्यम से रेडियो का उपयोग करके किया है। दूसरा मित्रों, ये जो अवार्ड आपको मिलते हैं इससे बहुत सारे अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि वो भी अपने
ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में लगातार सुधार भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी, कई बार 4-4 साल 5-5 साल तक भी आपको लाइसेंस नहीं मिलता। और बहुत जल्दी मिल गया तब भी 2 प्रोसेस होते थे जिसके माध्यम से आपको गुजरना पड़ता था। हमने उस 13 प्रोसेसेस को कम करके 8 कर दिया है और अब 4 साल की बजाय 6 महीने से कम समय में आपको CRS यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का लाइसेंस मिलता है। ये किसी ने ऑनलाइन कर दी है। पहले आपको एप्लीकेशन लेनी पड़ती थी, WPC से लेके MHA से, MOD से लेके, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग कमेटी आपकी होती थी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होती थी, लेटर ऑफ इंटेंट इशू होता था, फलाना फलाना करके 13 कदम थे। अब हमने ऑनलाइन कर दी है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं देनी पड़ती और इसके कारण ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और सरल संचार पोर्टल के साथ हमने इसको जोड़ दिया है कि मित्रों, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और ये जो मीडियम ऑफ हमारा कम्युनिकेशन है, ये देश में जो विकास हो रहा है उसकी जानकारी भी देता है और विकास करने में आपका योगदान और सहयोग क्या है उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग 388 प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन है, 113 808 चैनल्स की ऑक्शन 284 शहरों के लिए थर्ड बैच ऑफ ऑक्शन में आने वाले समय में करेंगे ताकि रेडियो का और विस्तार देश भर में हो सके। हमने रेडियो के लिए बजट में भी विशेष प्रावधान किए हैं और हाल ही में ऐसे देश के कोने कोने में FM स्टेशंस लगवाए, टावर्स लगवाए, ताकि वहां पर रिले सेंटर शुरू हो सके और लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। आज लगभग 82% से ज्यादा एरिया कवर्ड है, 90% से ज्यादा लोगों तक, 92% से ज्यादा लोगों तक हमारा FM की रीच है और आगे हम इसको और बढ़ाने वाले हैं। रेडियो शारदा जम्मू कश्मीर में है, जहां कश्मीरी पंडितों की एक आवाज वो बनने का काम हुआ, जिनकी आवाज किसी समय में कोई नहीं सुनता था, तो रेडियो के माध्यम से वो अपनी बात भी करते रहे। उड़ीसा का ही एक और उदाहरण है कि जब साइक्लोन आया तो रेडियो सुरभि ने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए वार्निंग्स भी दी और इंफॉर्मेशन शेयर करने का समय जो आकाशवाणी ने किया तो साथ साथ में रेडियो सुरभि ने भी किया। ऐसे ही हमने देश के अन्य हिस्सों में, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश से लेके अन्य हिस्सों में भी, जहां बाढ़, तूफान या बाकी ऐसे कोई भी आपदा जैसी स्थिति आई हो, वहां पर भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ने अपनी जन सेवा करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा योगदान आपका है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एयरवेज एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और एयरवेव्स का जितना उपयोग पब्लिक के लिए हो, सदुपयोग हो, उतना हमें सुनिश्चित करना है। और एयरवेव्स अगर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा दी जाए तो इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। केंद्र हो या बाकी अलग अलग ऐसे संस्थान हो, NGOs हो या बाकी, जो देश में अलग अलग सब्जेक्ट्स को पिक करके, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसी डाइंग आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज को भी रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, हमें इसे बचाना भी है, आगे बढ़ाना भी है।
और हमें इसको और सशक्त करना है। इसी तरह से हमारी जो वेरियस कम्युनिटीज हैं, एक बीच में मैं बुलाना भूल गया, व्यक्तिगत रूप से इसके बाद चाय पे आप सबसे मिलूंगा। तो हिजड़ा कम्युनिटी, जो पीछे आपने हिजड़ा क्योंकि इसके ऊपर लिखा है ट्रांसजेंडर के लिए, उसके लिए भी आपने रेडियो स्टेशन में सर्विसेज शुरू की। एक बिल्कुल अलग सोच है। ट्रांसजेंडर बिल तो हमारी सरकार के समय लाए, लेकिन कोई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऐसा शुरू हो, सर्विसेज अपनी ओर से दो, ये भी एक अलग सोच। देखिए, ऐसी ही सोच माइंड ट्री से लेके यहां तक और अन्य जो आपने अपने अनुभव शेयर किए, मैं आपको सुनता नहीं, आपको अवार्ड देने के लिए बुलाते नहीं, तो कहीं आप अलग अलग कोनों में अपने काम कर रहे होते। मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छा प्रयास जो हमने पीछे भी कहा था और नीरजा जी ने उसको शुरू भी किया है, प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको शेयर कीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर। कुछ हो रहा है नासिक में, कुछ हो रहा है विदिशा में, कुछ हो रहा है जम्मू में, कुछ और हो रहा है। आपको 20 किलोमीटर से दूरी में नहीं, लेकिन अगर हमारा डिपार्टमेंट उसको कंपाइल करके एक नेटवर्क क्रिएट करता है जहां पर आप सबको उसकी जानकारी दी जा सकती है, तो हो सकता है किसी एक के प्रोग्राम से आपको जानकारी मिले और आप अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में एक वो भी प्रोग्राम शुरू करके लोगों को लाभ पहुंचा सके। आइए एक ऐसी कम्युनिटी हम लोग तैयार करें, कम्युनिटी ऐसी तैयार करें, इस कम्युनिटी में आप सबके विचार साझा करके हम एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे और देश का कल्याण और देश की प्रगति में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकें। भारत सरकार ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम उठाए। हमने लगभग 40,000 से ज्यादा ऐसी कंप्लायंसेस को कम किया है देश की सरकार ने, जहां पर लोगों को अलग अलग स्टेप्स में कंप्लायंस बर्डन होता था। मान लीजिए किसी ने फैक्ट्री लगाई तो पेंट कैसा किया वो भी सुनिश्चित था। 1000 लेबर है तो कितने शौचालय होने चाहिए वो भी था। आपके ट्रीटमेंट प्लांट क्या हो, ऐसी एक फैक्ट्री चलाने के लिए न जाने कितनी कंप्लायंस बर्डन था। हमने उसको कम किया है, शुरू करने से लेकर चलाने तक। इसी तरह से ही हमने अपने मंत्रालय में भी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम लेकर आए, बिल्कुल पारदर्शिता लेकर तेजी लेकर आए। आज उसका फिल्म जगत से लेकर रेडियो से लेकर टेलीविजन तक सबको लाभ मिल रहा है। और यही नहीं, हमने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस, हमने इसको भी और सरल किया टीवी और चैनल्स के लिए। पहले अगर आप देखेंगे तो 2 सेपरेट गाइडलाइंस होती थी, अब एक कंपोजिट सेट ऑफ गाइडलाइंस की है। और दूसरा हमारा इसको और गाइडलाइंस के सिस्टम को है ताकि डुप्लीकेशन और कॉमन पैरामीटर्स को कम किया जा सके, लोगों को और सरलता हो सके। पेनल्टी क्लॉज भी जो था, हमने उससे भी बहुत सारे लोगों को मुक्ति दिलाई है, इसको रैशनलाइज किया है। और नेचर ऑफ पेनल्टीज जो थी उसको भी हमने बहुत बदल के उसको यूनिफॉर्म तरीके से लेकर आए ताकि आपको कामकाज में कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो प्राइवेट टीवी चैनल है, रेडियो ऐसे चैनल्स हैं, उन सबके लिए ही। नहीं तो पिछली सरकारों के समय तो ऐसा था कि आप काम धंधा करो तो आपके सिर पे तलवार लटकी रहती थी, ना जाने कब किस कानून के अंदर का जेल में डाल दें। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे अधिकतर कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करें ताकि लोगों के सिर पे तलवार ना लटकी हो कि ये गलती हो गई तो कोई जेल में डाल देगा। हम भविष्य में यहां तक प्रयास करने वाले हैं कि आप अपनी गलती मान के लिख के दे दें ताकि आपके ऊपर कोई और कार्रवाई भी ना की जाए। उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है ताकि काम काज करना और आसान हो और जीवन भी और सरल, आसान और सुखी हो। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसे कोई भी सुझाव अगर लगता है हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड देने हैं तो आप जाने से पहले लिखित रूप में दे सकते हैं। अनुपमा जी, आप इन सब से बाद में जो आपके अलग अलग सेशंस होंगे उसके बाद कंपाइल करके दे सकें।
मेरा निवेदन है कि जब आप लोग वापस बैठेंगे भोजन पे या बाकी जो आपका सारा दिन प्रोग्राम चलेगा, अलग अलग टेबल्स पे अलग अलग लोगों को बिठाना चाहिए चिन्हित करके। एक शिक्षा वाला, एक ने कृषि के क्षेत्र में काम किया, किसी ने किसी और क्षेत्र में किया, ताकि उस टेबल पर 1-1.5 घंटा बैठ के अपने विचार वहां पर भी साझे करें। सेशंस में तो करें ही, कई लोगों को मंच नहीं मिलता तो कम से कम वहां पर अपने विचार को साझा कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे और कदम उठा रहे हैं, मैं उस पर यहाँ पे ज्यादा नहीं कहूंगा कि मैं मेरा बॉम्बे में अब इसके बाद कार्यक्रम है, मुंबई में मुझे वहां पर जाना है। लेकिन आप सब लोग जुड़े, सब लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिया। लेकिन एक और टीम है जिसका योगदान आपको अवार्ड देने के लिए भी रहा। उसमें जो 8वें नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स हैं, उसमें हमारी जो ज्यूरी थी, उसमें इकोनॉमिक एडवाइजर थे हमारे, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ आई के जैन जी, और डॉक्टर रश्मि शर्मा जी थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, मिस शर्ले जैकब थी ऑल इंडिया रेडियो से, डॉक्टर धर्मपाल सिंह धूत थे, डॉक्टर विजेंद्र सिंह राजावत CRS जूनागढ़ गुजरात से, MSH बेग वॉइस ऑफ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, Nisha अंसारी रेडियो नमस्कार उड़ीसा से, BS पंवर हिमाचल प्रदेश से, और 9वें नेशनल CR अवार्ड के लिए रविंद्र कुमार जैना जी, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, मिस शर्मिला खत्री जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह धूत, डॉक्टर बजेंद्र सिंह राजावत, डॉक्टर प्रीति बॉम्बे, श्री सुनदीप कुलश्रेष्ठ एंड श्री यूसुफी फखरुद्दीन कपाड़िया जी। ये सारे ज्यूरी मेंबर्स का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अच्छा चयन किया और अपना समय दिया। एक बार फिर सभी ज्यूरी मेंबर्स को उनका योगदान के लिए धन्यवाद। और जो हमारे आज के विजेता हैं,